रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो फर्स्ट यूनिट है GI डिसऑर्डर्स, उसमें से डिजीज़ नंबर 10 कोलिसिस्टाइटिस एंड कोलिलिथियासिस स्टार्ट किया है। इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी। पार्ट 1 वीडियो लेक्चर के लास्ट में हमने गाल स्टोन्स जो है उनके टाइप्स पढ़ लिए थे, और अभी गाल स्टोन्स जिन लोगों को होती है उनके साइंस सिम्टम्स किस तरह होती है। कंप्लेंट ऑफ इंडाइजेशन आफ्टर ईटिंग हाई फेट फूड, जब भी हाई फेट फूड खाते हैं तो उन्हें कंप्लेन होती है कि बदहज़मी हो रही है। तो हमें पता है कि बाइल का फंक्शन क्या होता है कि वो जाके जो फेट फूड होते हैं, फेट होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन करती है। अब जब इसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसमें डिसऑर्डर आ गई है, तो बाइल अभी अगर डक्ट में यहाँ पे डक्ट में कोई स्टोन फॉर्मेशन हो गई है तो बाइल ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी बाइल स्टेसिस से नीचे नहीं आ पा रहा ड्यूडिनम तक, तो फेट की इंडाइजेशन हो जाती है क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने वाला बाइल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो इस वजह से उनको ये कंप्लेन होती है कि इंडाइजेशन हो रही है। लोकलाइज पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट एपिगेस्ट्रिक रीजन, जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन का जो साइड होता है जहाँ पे लीवर मौजूद होती है, वहाँ पे पेन की उन्हें कंप्लेन होती है। यहाँ पे आप लोगों को ये एरिया दिखाया गया है स्टूडेंट्स, जो एरो से जो एरिया दिखाया गया है, इस एरिया में पेन जो है वो फील होती है। Increase heart and respiratory rate causing patient to become diaphoretic, which in turn make them think that they having a heart attack। इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट भी इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है और पेशेंट को डायाफोरेटिक हो जाता है, यानी डायाफोरेसिस हो जाता है, ओवर स्वीटिंग हो जाती है, बहुत सारे पसीने निकल आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ये भी सोचता है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साइड पे पेन हो रही होती है एपिगेस्ट्रिक रीजन में। इसके साथ साथ हार्ट रेट इंक्रीज़, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़, और साथ में पसीने बहुत ज़्यादा निकल आ जाते हैं, डाइफोरेसिस हो जाती है, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुई है। लो ग्रेड फीवर, एलिवेटेड ल्यूकोसाइड काउंट, लो ग्रेड फीवर होगी, और जब ब्लड टेस्ट करके देखें तो जो ल्यूकोसाइड्स है, जो WBCs है, उनकी काउंट जो है वो इंक्रीज़ हुई होगी। माइल्ड ज्वाइन, क्यों WBC, अब आप लोगों को ये सोच रहे होंगे कि WBCs की काउंट क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था कि जब भी कोलिलिथियासिस हो जाता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी आके एक एबनॉर्मेलिटी आ गई ना, एक एबनॉर्मल जब आ जाती है तो कहीं से भी कोई भी चीज़ें जो है वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब बैक्टीरिया वहाँ पे आके प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर लेती है, तो इस वजह से जो ल्यूकोसाइड है इनकी काउंट इंक्रीज़ हो जाती है। माइल्ड जॉन्डिस हो जाता है। स्टूल दैट कंटेन फेट, एस्टेटोरिया, अब इसकी स्टूल की स्टडी अगर हम कर ले तो स्टूल में फेट जो है वो निकल आते हैं, इसको हम स्टेटोरिया कहते हैं कि फेट इन स्टूल। ये इसलिए होता है क्योंकि फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, और जब उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती तो वो स्टूल के साथ एक्सक्रीट होते हैं। क्ले कलर्ड स्टूल caused by a lack of bile in the intestinal tract, यहाँ पे इंटेस्टिनल ट्रैक में जब बाइल की कमी आ जाती है तो उस स्टूल की जो कलर है वो क्ले कलर यानी मिट्टी के शक्ल का हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली एक ब्राउन कलर होता है स्टूल्स का, वो बाइल की वजह से होता है, और जब बाइल यहाँ पे नहीं आती, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है स्टोन की वजह से, तो इस वजह से जो स्टूल है उनकी कलर बिल्कुल मिट्टी की कलर की तरह हो जाती है। यूरिन में भी डार्क एम्बर टू टी कलर, यूरिन भी डार्क एम्बर टू टी कलर हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम करना चाहें तो कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट कर सकते हैं। किन चीज़ों के लिए हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन की एलिवेशन को देखते हैं कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहीं एलिवेट तो नहीं हुआ है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो कि एक एंजाइम है वो इंक्रीज़ तो नहीं हुई है। जब भी कोई गॉल ब्लैडर से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है वो इंक्रीज़
इंक्रीज़ हो जाता है, सीरम में एमाइलेस और लाइपेस की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है और WBC काउंट इंक्रीज़ हो जाती है। इनके अलावा हम फीकल स्टडी करते हैं यानी फीसिस की स्टडी करते हैं, उनके कलर और उनकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑफ द गाल ब्लैडर, अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, इसके थ्रू हम गाल ब्लैडर की स्टडी कर सकते हैं। सेट स्कैन कर सकते हैं हम, सेट स्कैन के थ्रू भी जो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता है सेट स्कैन, इसके थ्रू भी हम गाल ब्लैडर को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा MRI हम कर सकते हैं। इसके अलावा HIDA हीडा, ये क्या है, हेपेटो इम्यूनो डाइएसेटिक एसिड, या ये स्टूडेंट्स ये जो हाइडा है, हाइडा भी एक स्कैन होता है स्टूडेंट्स, इसे हम हाइडा स्कैन कहते हैं। हेपेटो इम्यूनो डाइएसेटिक एसिड स्कैन इसे हम कहते हैं। ये जो गाल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, यानी लीवर के प्रॉब्लम को भी और गाल ब्लैडर के और बाइल डक्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा कोलिंजियोग्राफी है, कोलिंजियोग्राफी जो है ये, इसमें हम बाइल डक्ट जो है उसके इमेज निकालते हैं एक्सरे के थ्रू और उनको स्टडी करते हैं। इसमें हम गाल ब्लैडर के स्ट्रक्चर को देखते हैं और बाइल डक्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आई है, ये हम देखते हैं। इसके अलावा ERCP है। ERCP क्या है स्टूडेंट्स, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। ERCP एक ऐसी टेक्निक है स्टूडेंट्स जिनमें क्या करते हैं, एंडोस्कोपी के साथ साथ फ्लोरोस्कोपी भी की जाती है, जिसके थ्रू एंडोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी के थ्रू गाल ब्लैडर से रिलेटेड, बाइलरी ट्रैक से रिलेटेड और पेंक्रियास से रिलेटेड जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डायग्नोसिस की जाती है। ERCP में हम एंडोस्कोपी के साथ फ्लोरोस्कोपी करते हैं, ये आपने याद रखनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्लोरोस्कोपी क्या है, तो फ्लोरोस्कोपी एक ऐसी प्रोसीजर है स्टूडेंट्स जिसमें रियल टाइम वीडियो बनाया जाता है, जो बॉडी का इंटरनल इनसाइड द बॉडी जो मूवमेंट हो रही होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उनकी लाइव वीडियो बनाई जाती है, जिसके थ्रू बाद में जो है डॉक्टर्स जो है वो उसको स्टडी करते हैं कि अंदर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो इनको मिला के जब एंडोस्कोपी के साथ साथ फ्लोरोस्कोपी यानी जो इनसाइड द बॉडी मूवमेंट्स की वीडियो जो बनाई जाती है, इसको हम ERCP बोलते हैं, जो कि जो हमारा गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के जो डक्ट है, बाइलरी ट्रैक है उसकी और इसके साथ साथ पेंक्रियास की, इन 3 के साथ इसके स्ट्रक्चर में या कोई स्टोन्स फॉर्मेशन या कोई स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज़ आए हैं, इनको स्टडी किया जाता है। हाइड्रो ऑक्सीमिनोइड एसिटिक एसिड स्कैन, इसे हम हाइड्रो ऑक्सीमिनोइड एसिटिक स्टेन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, या हमने जो आगे पढ़ा के हेपेटो बाइलरी इम्यूनो डाइएसेटिक एसिड स्कैन भी इसे हम कहते हैं। Imagining test used to examine the gallbladder and the duct leading into and out of the gallbladder, also referred as cholecystography। स्टूडेंट्स ये एक इमेजिनिंग टेस्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि गाल ब्लैडर को या इससे निकले हुए जो डक्ट्स हैं उनको ट्रेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन करने के लिए ये एक स्कैन होती है, ये की जाती है, इसे कोलीसिस्टोग्राफी भी कहते हैं। ये आपने याद रखनी है कि हाइडा को हम कोलीसिस्टोग्राफी भी कहते हैं, तो ये MCQs इससे बन सकती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम करना चाहें तो मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम पढ़ना चाहें तो मेडिकल मैनेजमेंट की क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट के गोल ये होते हैं कि सिम्टम्स को रिज़ोल्व किया जाए, सिम्टम्स को ख़त्म किया जाए, स्टोन को रिमूव किया जाए और जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे उनको प्रिवेंट किया जाए। पेन मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, गिव एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड
इस तरह करते हैं कि पेन को मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, और इसके साथ साथ एंटासिड, H2 ब्लॉकर्स और PPIs है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये भी दिए जाते हैं। इनसे क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रिक एसिड को हमने क्यों न्यूट्रलाइज करना है जबकि यहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन हुई है। इससे ये होता है स्टूडेंट्स के ये जो एंटासिड, H2 ब्लॉकर्स, PPIs होते हैं, ये इस तरह करते हैं कि जो कभी कभार इस तरह भी होता है कि जो बाइल एसिड होता है ये इंसर्ट हो जाता है ड्यूडिनम के थ्रू स्टमक में। जब यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है तो इसमें गैस्ट्रिक की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे ख़ुद HCl एक एसिड था, अब नीचे से बाइल एसिड भी यहाँ पे आ गया, तो उस टाइम हम देते हैं। और बाज़ टाइम इस तरह भी होता है कि जब बाइल एसिड प्रेजेंट नहीं होती तो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो हाईली सिक्रीट होता है, क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो उन्हें स्टमक में ही उन पे एक्ट करना उनको स्टमक पे ही एक्ट करना चाहता है। इस वजह से बाइल एसिड नहीं आ रही होती है, तो बॉडी के अंदर मैसेजेस पहुंच जाते हैं तो कि बाइल एसिड अब नहीं आ रही होती है, तो HCl जो है उसकी सिक्रीशन इस कंडीशन में इंक्रीज़ होती है। तो इंक्रीज़ जब होती है तो इसके साथ साथ हार्ट बर्न वगैरह सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको हम रिड्यूस करने के लिए हमने H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड और PPIs जो होते हैं ये देने होते हैं। नाज़िया वोमिटिंग हो रही होती है इस टाइम, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीमेटिक्स देते हैं और इसके साथ एंटीबायोटिक्स देते हैं। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे बैक्टीरिया आके प्रोलिफरेट होना स्टार्ट कर लेती है, तो उनको भी किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंडोस्कोपी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है स्टूडेंट्स। एंडोस्कोपी के थ्रू एक स्टडी यहाँ पे की गई है गॉल ब्लैडर की, जिसमें जो पेंक्रियाटिक डक्ट भी शो है। इसके अलावा जो जितने भी चीज़ें यहाँ पे है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डक्ट्स जो है वो भी यहाँ पे शो है। गाल स्टोन डिसोल्यूशन, हम कभी कभार इस तरह भी किया जाता है कि जो गाल स्टोन है इसको डिसोल्यूशन किया जाता है। मींस इसकी जो कम्बिनेशन होती है उनमें चीज़ों को कम करने के लिए कोई ओरल किसी एजेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। जब ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जाके स्टोन के साथ पहुंच जाते हैं तो उनकी जो कम्बिनेशन है उसमें से किसी एक चीज़ को ये टारगेट करके उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो इस वजह से वो स्टोन जो है वो डिसोल्यूट हो जाती है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट कीनोडियोक्सीखोलिक एसिड CDCA और खीनोडल, हम CDCA को खीनोडल भी कहते हैं, और इसके अलावा आर्सोडियोक्सीखोलिक एसिड UDCA और आर्सोडियोल। स्टूडेंट्स ये आर्सोडियोल या खीनोडल जो है जिनके 2 नाम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये असल में ये बाइल होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये उनके लीवर में बनते हैं, तो उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ख़ास करके इंडिया में जो ब्लैक बियर होते हैं उनसे ज़्यादातर ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और इनको एक्सट्रैक्ट करके जब ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है गाल स्टोन्स को रिड्यूस करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, इनका एक्शन ये होता है कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। ये जाके बाइल में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है तो वहाँ पे जो स्टोन्स बने थे वो डिसोल्यूट हो सकते हैं, उनकी डिसोल्यूशन हो सकती है, या वहाँ पे जो बन रहे हुए होते हैं चांसेस रिस्क पे होते हैं पेशेंट्स, तो वो प्रिवेंट हो सकते हैं, उनको गाल स्टोन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती, उनको हम इस तरीके से बचा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, अब अगर मेडिकल मैनेजमेंट हम करना चाहे तो लिथोट्रिप्सी है, जो ट्रिप्सी के थ्रू हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इमेज था, हाँ यहाँ पे एंडोस्कोपी के थ्रू गाल स्टोन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाल स्टोन विथ डोर्नियर बास्केट सराउंडिंग इट। ये डोर्नियर बास्केट जो है स्टूडेंट्स एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू स्टोन को रिट्राइव किया जाता है, जिसके थ्रू स्टोन को निकाला जाता है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, एंडोस्कोपी के थ्रू। एक कैमरा इंसर्ट किया जाता है जिसके थ्रू डॉक्टर्स स्क्रीन पे इस स्टोन को देखते हैं, और फिर ये जो डोर्नियर बास्केट है इसकी आप गूगल में इमेज देख सकते हैं, इसको भी इंसर्ट किया जाता है और उसके थ्रू जो स्टोन्स वहाँ पे बने होते हैं उनको निकाला जाता है।
अब मेडिकल मैनेजमेंट में लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जब किडनीज़ में भी स्टोन होते हैं तो उसमें भी ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी किया जाता है। लिथोट्रिप्सी शॉक वेव ब्रेक स्टोन इनटू पीसेस स्मॉल इनफ टू पास थ्रू द यूरेटर। क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूरेटर का बताया गया है क्योंकि ख़ास करके किडनी जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें भी ये प्रोसेस जो है लिथोट्रिप्सी का ये किया जाता है। एक्स्ट्रा कार्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी उसे कहते हैं जिसमें शॉक वेव्स जो होते हैं उनको इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है कि उनके थ्रू जो स्टोन है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर किडनी में जो स्टोन्स होते हैं वो यूरेटर के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। अब अगर गॉल ब्लैडर में हम देख ले तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की गई तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बने हैं वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होंगी। जब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होंगी तो वो बाइल डक्ट्स के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाएंगे। 1500 शॉक वेव डायरेक्टेड एट स्टोन, 1500 शॉक वेव्स जो है वो स्टोन पे डायरेक्ट किए जाते हैं। यूज्ड फॉर फीवर देन 4 स्टोन्स, अगर 4 स्टोन से कम स्टोन हो तो उनके लिए ये प्रोसेस जो है ये यूज़ की जाती है। ईच स्मॉलर देन 3 सेंटीमीटर, और सबको 3 सेंटीमीटर से स्मॉल होना भी लाजमी है। इससे बड़े स्टोन्स के लिए ये प्रोसेस नहीं अप्लाई की जा सकती, यानी इफ़ेक्टिव नहीं होती। If stones are present in the common bile duct and endoscopic sphincterotomy must be performed to remove them before a cholecystectomy is done. लिखा है कि अगर स्टोन्स जो है वो कॉमन बाइल डक्ट में हो तो उसकी कोलेसिस्टेक्टोमी करने से पहले एंडोस्कोपिक स्फिंक्टेरोटमी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कोलेसिस्टेक्टोमी किसे कहते हैं, जब गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है तो इसको कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। अब सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर करने से पहले ज़रूर क्या करनी चाहिए, एंडोस्कोपिक स्फिंक्टेरोटमी करनी चाहिए। अब ये एंडोस्कोपिक स्फिंक्टेरोटमी क्या है, A number of various instruments are inserted through the endoscope in order to cut or stretch the sphincter. A number of various instruments, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए जाते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू। पहले एंडोस्कोप यानी एक कैमरा इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए जाते हैं जिसके थ्रू या तो स्फिंक्टर को, यानी जो स्फिंक्टर होती है इस बाइल डक्ट के अंदर, उनको या तो कट किया जाता है या उनको स्ट्रेच किया जाता है। स्ट्रेच मीन्स कि उनको खींचा जाता है। इसका सोल मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि इसको डायलेट किया जाए। इसको जो है अगर इसकी डायलेशन हो जाए तो वो स्टोन जो यहाँ पे फंसी हुई है वो निकल जाएगी। Once this is done, additional instruments are passed that enable the removal of stone and stretching of narrow region of the duct. एक दफ़ा ये किया जाता है, एक दफ़ा ये इंसर्ट किया जाता है तो इसके बाद क्या करते हैं, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट और इंसर्ट किए जाते हैं जिनके थ्रू उस स्टोन को रिमूव किया जाता है। और यहाँ पे जो नैरो हुए रीजन थे, जो नैरो हो गए थे, जिनकी वजह से जो वो चीज़ वो डक्ट जो है नैरो हो जाती है तो वहाँ पे स्टोन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। उस नैरो डक्ट को स्ट्रेच करने के लिए यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, यानी उसको डायलेट कर लेते हैं। Drain stent can also be used to prevent a narrow area from rapidly returning to its previous narrow state. यहाँ पे ड्रेन्स या स्टेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो आर्टिफिशियल नालियाँ होती है, यानी ये तो एक बाइल डक्ट तो एक नेचुरल नाली है ना जिसके थ्रू बाइल यहाँ पे ड्यूडेनम तक आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ टाइम इस तरह किया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे एक लाइन पास की गई है, ये 7 सेंटीमीटर स्टेंट है जो कि कामल बाइल डक्ट के अंदर की गई
है। इसका काम ये होता है कि यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट जो है वो नैरो हो गई थी, तो इसमें चांसेस है कि इस स्टोन को रिमूव करने के बाद भी ये दोबारा से नैरो हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पैसेज जो है वो इंसर्ट की जाती है, जिसे ड्रेन्स या स्टेंट कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्रीवियसली नैरो हुई एक डक्ट होती है, ये दोबारा से इतनी जल्दी फिर से नैरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर ये आर्टिफिशियल एक नाली इसके अंदर डाली गई है। और जब कहीं टाइम बाद जाके ये इसके चांसेस नहीं होते कि दोबारा नैरो हो जाए, तो उस टाइम इसे रिमूव किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर इसकी हम देख ले तो सर्जिकल मैनेजमेंट जो है उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है, जिसे हम कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं, या कोलिसिस्टेक्टोमी की जाती है या लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी की जाती है। स्टूडेंट्स, एक एंडोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी होती है और एक लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी होती है। एंडोस्कोपिक में इस तरह होता है कि एंडोस्कोप के थ्रू जो एंडोस्कोप इंसर्ट किया जाता है और उसके थ्रू जो है जब कोई सर्जरी की जाती है तो इसको हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कहते हैं। और लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हम उस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी के थ्रू कोई सर्जरी की जाए। अब लेप्रोस्कोपी क्या है? लेप्रोस्कोपी एक ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंसर्ट की जाती है एब्डोमेन वाल के थ्रू। एब्डोमेन वाल में एक कट लगाई जाती है, छोटी सी कट लगाई जाती है और उसके थ्रू इसे इंसर्ट किया जाता है और उसके हेल्प से, उसकी लेप्रोस्कोप की मदद से ये सर्जरी की जाती है। लेप्रोस्कोप क्या है? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक स्मॉल थिन ट्यूब होता है जिसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, जिसके थ्रू डॉक्टर स्क्रीन पे वो सर्जरी प्रोसेस जो है वो देख रहा होता है और इसके साथ साथ ये सर्जरी की जाती है, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ये एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। द गॉल ब्लैडर अलोंग विद द सिस्टिक डक्ट वेन एंड आर्टरी आर लिगेटेड। इसमें क्या किया जाता है? गॉल ब्लैडर को सिस्टिक डक्ट, वेन और आर्टरीज के साथ साथ निकाला जाता है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एब्डोमेन वाल जो है उसमें कट लगा के लेप्रोस्कोप जो है वो इंसर्ट किया गया है और अंदर लीवर, गॉल ब्लैडर और जो जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट को देख ले तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसकी क्या हो सकती है? जिन पेशेंट्स को कोलिलिथियासिस है तो हम किस तरीके से उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं? एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट के जनरल कंडीशन को हम एसेस करेंगे कि जनरली पेशेंट की कंडीशन क्या है। पेन को हम एसेस करेंगे कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। ब्लीडिंग के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लीडिंग कितनी अगर हो रही है तो कितनी हो रही है या नहीं, ये हम देखते हैं। डायग्नोसिस में अगर हम लिखें तो कोलिलिथियासिस के पेशेंट के लिए डायग्नोसिस हम ये लिख सकते हैं कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसकी वजह से एक्यूट पेन है। या हम ये लिख सकते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर में इन्वेजन हो गई है, यानी प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वजह से स्किन की इंटीग्रिटी ख़राब हुई है। ये भी कह सकते हैं कि पेन है जिसकी वजह से इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है, सही से सांस नहीं ले पा रहा। ये भी कह सकते हैं कि वो रिस्क पे है कि उसको फ्लूइड की डिफिशिएंसी हो जाए क्योंकि उसकी सर्जिकल प्रोसेस हो गई है। नर्सिंग इंटरवेंशन अगर हम देखें तो एक्यूट पेन से रिलेटेड, जो कि सर्जरी से रिलेटेड एक्यूट पेन है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम कौन से इंटरवेंशन कर सकते हैं? हम वाइटल साइन मॉनिटर करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करते हैं, जो ऑर्डर्ड मेडिकेशंस है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं। इसकी सीवियरिटी, इसकी फ्रिक्वेंसी और जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पेन की, कि पेन कितना सीवियर है, कितने तेज़ी से हो रहा है और उसकी कैरेक्टर क्या है, ये हम एसेस करते हैं। प्रोवाइड डाइवर्शनल एक्टिविटीज़ सच एज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, उसको इसके ख्याल को बहकाने के लिए कोशिशें करते हैं, यानी न्यूज़पेपर्स वगैरह उसको देते हैं पढ़ने के लिए पेशेंट को।
इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, अगर उसकी स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड हुई है तो उस टाइम हम कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं। ऑब्जर्व द कलर एंड कैरेक्टर ऑफ द ड्रेनेज, अगर स्किन से कोई ड्रेनेज हो रही हो तो उसके कलर को और उसके कैरेक्टर को हम देखते हैं। चेंज ड्रेसिंग एज ऑफन एज नेसेसरी, जितना ज़रूरी हो उतना हम ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग को चेंज करते हैं, जिस वक्त ज़रूरी हो उस टाइम हम निकाल के दूसरा नया ड्रेसिंग कर लेते हैं। प्लेस पेशेंट इन लो और सेमी फॉलोअर पोजीशन, पेशेंट को लो पोजीशन जो होता है, जो सेमी फॉलोअर पोजीशन होता है उसमें हम रखते हैं। फॉलोअर पोजीशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो सिटिंग पोजीशन होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, सिटिंग पोजीशन को फॉलोअर पोजीशन कहते हैं। तो इन लो फॉलोअर पोजीशन हमने पेशेंट को प्लेस करनी होती है। मॉनिटर पंक्चर साइड, कोई पंक्चर साइड जो है पेशेंट में उनको हमने मॉनिटर करना है, 3 to 5 टाइम हमने मॉनिटर करना है। इफ़ एंडोस्कोप प्रोसीजर इज़ डन, पंक्चर यानी अगर एंडोस्कोपी के लिए कोई पंक्चर की गई है तो इस वजह से, या लेप्रोस्कोपी के लिए पंक्चर की गई है तो उनको हम 3 to 5 टाइम उनको देखते हैं ताकि वो ड्रेनेज कोई अगर हो रही हो तो उसको हम मैनेज करें और इसकी स्किन इंटीग्रिटी जो है उसको दोबारा से बहाल कर सकें। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न अगर है तो उसको हम उसके लिए क्या इंटरवेंशन करेंगे। ऑब्जर्व रिस्पायरेटरी रेट, डेप्थ, उस रिस्पायरेटरी रेट को देखेंगे, डेप्थ को देखेंगे कि कितनी गहराई से पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग कर रहा है, डीप ब्रीथिंग कर रहा है या शेलो ब्रीथिंग कर रहा है। अस्कल्टेट ब्रीथ साउंड को हम स्टेथोस्कोप के थ्रू अस्कल्टेट करेंगे। पेशेंट को असिस्ट करेंगे टर्न होने में, अगर वो जो है पोजीशन चेंज कर रहा हो, कफ़ कर रहा हो या डीप ब्रीथ कर रहा हो पीरियडिकली, तो हम उसको देखेंगे, असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से ये कफ़िंग कर रहा है या डीप ब्रीथिंग कर रहा है। शो पेशेंट हाउ टू स्प्लिंट इंसिजन, पेशेंट को ये बताएंगे कि किस तरीके से जो जख्म बने हैं, जो इंसिजन, जो कट लगी हुई है उनको सहारा देना है या उनके ख्याल करना है। इंस्ट्रक्ट इन इफ़ेक्टिव ब्रीथिंग टेक्निक्स, हम पेशेंट को जो इफ़ेक्टिव ब्रीथिंग टेक्निक्स है वो उसको बताएंगे। एलिवेट हेड ऑफ द बेड, मेंटेन लो फॉलोअर्स पोजीशन, बेड के हेड को हम एलिवेट रखेंगे और जो लो फॉलोअर पोजीशन है उसको मेंटेन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके बाद कोलिसिस्टाइटिस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हम कोलिसिस्टाइटिस पढ़ेंगे उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।